हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। आज हम मुगल साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोधी वंश को डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया भारत पर। दिल्ली सल्तनत पतन के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई। यह एक शक्तिशाली वंश माना जाता है। इस वंश के कई महान शासक हुए जो निम्न हैं। तो चलिए अब हम उन शासकों को जानते हैं। बाबर फर्स्ट है। बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट है हुमायूं, जो बाबर का पुत्र था। 1530 ईस्वी से लेकर, देखिए बाबर ने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक, 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं, जिसने 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया, और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक इसने शासन किया। इसके बाद इसने 40 के बाद इसने एक वर्ष फिर शासन किया। इसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर ने 1556 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद अकबर का पुत्र जहांगीर, इसने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद शाहजहां, जिसने 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद लास्ट है औरंगजेब, इसने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। इन शासकों ने, मुगल साम्राज्य के इन शासकों ने शासन किया भारत पर। तो चलिए अब हम बाबर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। बाबर ने 1526 से लेकर, देखिए मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी इसने 1526 ईस्वी में। पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और जलालुद्दीन बाबर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और बाबर ने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश के पश्चात मध्य भारत में केवल मुगल साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य है जिसका एक अधिकार था। बाबर, देखिए बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। एक छोटी सी रियासत फरगना में इसका जन्म हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान, फरगना उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ? 1483 ईस्वी में। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। बाबर का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खान था। माता कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम था, जो चंगेज खां के वंशज की थी। जो बाबर की माता थी वो कहाँ से थी? चंगेज खां के वंशज से थी। और
जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, वह तुर्क तैमूर वंशज थे। तुर्क तैमूर वंशज थे। बाबर 11 वर्ष में फरगना का शासक बना था। 11 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक बना था अपने पिता की मृत्यु के बाद। देखिए बाबर के 4 पुत्र और 1 पुत्री थे। 4 पुत्र हिंदाल, कमरान, अस्करी और हुमायूं। हिंदाल, कामरान, अस्करी और हुमायूं, और 1 पुत्री थी बाबर की जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर ने 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना था अपने पिता की मृत्यु के बाद। जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद 11 वर्ष की उम्र में यह फरगना का शासक बना था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने भेजा था। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर उसके द्वारा किया गया 5वां आक्रमण था। देखिए जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था वह उसका 5वां आक्रमण था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध का नाम दिया गया। इब्राहिम लोधी को पराजय करके इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि जो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था उसमें उसका विजय का मुख्य कारण था तोफखाना, कुशल सेना प्रतिनिधित्व। तोफखाना और कुशल सेना होने के कारण इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। भारत में तोप का सर्वाधिक प्रयोग बाबर ने किया था और पानीपत के युद्ध में विजय की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासियों को, देखिए जब इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने विजय पाई, तो उसके बाद ये जो भारत से धन ले गया था उस धन में से इसने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी के सिक्के दान में दिए थे। बाबर को उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता है। इसने कलंदर की उपाधि भी इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी, उदार होने के कारण। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उसके शासकों, जो दिल्ली के शासक थे, सुल्तान कहे जाने की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह कहलवाना शुरू किया। देखिए जो पहले दिल्ली के शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था वह स्वयं को सुल्तान कहते थे, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे और सुल्तान कहे जाते थे। लेकिन उसको छोड़कर बाबर ने सुल्तान ना कहे जाकर उसने खुद स्वयं को बादशाह कहलवाना शुरू किया। इसने स्वयं को बादशाह कहलवाना शुरू किया। अब देखिए बाबर के शासनकाल में बाबर ने कुछ युद्ध भी लड़े, उनको भी हम जानते हैं। बाबर के द्वारा कुछ युद्ध भी लड़े गए, उनको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में
हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और यह राणा सागर और बाबर के बीच में हुआ था। राणा सागर और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के बाद में इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। जब वो खानवा का युद्ध इसने जीत लिया तो उसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस विजय में इसने जिहाद का नारा भी दिया था। जिहाद का नारा भी दिया था। जिहाद सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जिहाद का नारा दिया सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। खानवा का युद्ध दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है और 17 मार्च 1527 ईस्वी में आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, इस युद्ध के बाद जो मुसलमानों पर कर लगाया गया था, जिसे तमगा कहा गया था, उसको इसने समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। इस युद्ध के बाद जो मुसलमानों पर कर लगा था, जिसे तमगा कहा जाता था, इसको इसने समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। देखिए, जो तमगा था, तमगा कर था, वह एक व्यापारिक कर था। वह व्यापारिक कर था। राजपूतों के विरुद्ध इस खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा भारत में ही रुकने का निश्चय था। राजपूतों के विरुद्ध खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण बाबर का भारत में रुकने का निश्चय था। अब देखिए, तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो बाबर और मेंदिनी रॉय के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो बाबर और मेंदिनी रॉय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। यह विजय बाबर को मालवा जीतने में सहायक रही। चंदेरी की विजय बाबर को मालवा जीतने में सहायक रही। और नेक्स्ट युद्ध, चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध। देखिए, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? मेंदिनी रॉय और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और यह विजय बाबर को मालवा जीतने में सहायक रही थी। नेक्स्ट, चौथा युद्ध और लास्ट घाघरा का युद्ध। यह 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को हराया था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगानी सेना को हरा दिया था। तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए। उन युद्धों को हम जानते हैं। फर्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुई थी।
दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सागा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसने इस युद्ध में नारा भी दिया था, जिहाद का नारा। मुस्लिम कर को भी इसने समाप्त कर दिया था इस युद्ध के बाद, जिसे तमगा कहा जाता था। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध जो मेंदिनी रॉय और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। यह 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। और चौथा युद्ध जो आखिरी युद्ध है, घाघरा का युद्ध, जिसे घाघरा का युद्ध का नाम दिया गया, 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगानी सेना को हराया था। तो ये 4 युद्ध बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। इन युद्धों को याद करने की ट्रिक की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उसको देख सकते हैं। बाबर के द्वारा आत्मकथा भी लिखी गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा का निर्माण किया। देखिए, बाबर के द्वारा आत्मकथा लिखी गई बाबरनामा, जिसे तुझ के बाबरी कहा जाता। बाबरनामा को तुझ के बाबरी कहा जाता है। इसे अपनी मातृभाषा चतगाई तुर्की में लिखा था। देखिए, बाबर ने इसे अपनी मातृभाषा चतगाई तुर्की में लिखा था, जिसका फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और इसका देखिए फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती वेवरेज द्वारा किया गया था। अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती वेवरेज द्वारा किया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय तत्कालीन विजयनगर के शासक को समकालीन भारत का शक्तिशाली राजा कहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, कृष्णदेव राय तत्कालीन विजयनगर के शासक को समकालीन भारत का शक्तिशाली राजा कहा। इसमें 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राजा मेवाड़ और विजयनगर का भी जिक्र किया गया है। देखिए, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, इसमें 5 मुसलमान और 2 हिंदू राजा मेवाड़ और विजयनगर का भी जिक्र किया गया है। बाबर के द्वारा रिसाल ए उसज की रचना की गई। रिसाल ए उसज की रचना की गई, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। खत ए बाबरी भी कहा जाता है। तुर्की काव्य संग्रह, तुर्की काव्य संग्रह दीवान का संकलन भी कराया। इन्होंने दीवान का संकलन भी कराया और मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास भी किया। मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास भी इन्होंने किया। अब देखिए, इनके द्वारा निर्माण कार्य भी किए गए। इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए, जैसे संभल और पानीपत का
संभल और पानीपत मस्जिद का निर्माण कराया? संभल और पानीपत मस्जिद का निर्माण भी कराया। देखिए, जो बाबर का सेनापति था मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर के बीच 1528 से लेकर 1529 में बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम भी दिया गया। जो बाबर का सेनापति था, बाबर का सेनापति था मीर बाकी। मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर के बीच में 1528 से लेकर 1529 के मध्य बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया। जो अयोध्या में मंदिर है उसके बीच में एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। बाबरी मस्जिद जो कि एक विवादास्पद घटना थी, विवादास्पद घटना थी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, लेकिन उस जगह पर हिंदुओं का कहना था कि राम मंदिर था और मुसलमानों का कहना था कि बाबरी मस्जिद बनेगी। तो इसको अभी कोर्ट ने अयोध्या में मंदिर बनाने का फैसला दिया है। अब इस जगह पर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण कराया था। बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण कराया था, जिसे नूरे अफगान कहा जाता है। नूरे अफगान कहा जाता था। वर्तमान में इसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। इसमें चारबाग शैली का प्रयोग किया गया है। चारबाग शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। बाबर ने आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, जिसे तुझके बाबरी कहा जाता और चतगाई तुर्की में लिखी थी। ये देखिए, इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के शासनकाल में किया। इसका फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती वेवरेज ने किया। इन्होंने रिसाल-ए-उशज की रचना की, जिसे खत-ए बाबरी भी कहा गया, और एक तुर्की काव्य संग्रह की भी रचना की, जिसे दीवान का नाम दिया गया, और इन्होंने पद्य शैली मुवैयान की भी रचना की थी। अब देखिए, इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य किए गए, जैसे संभल और पानीपत की मस्जिद का निर्माण कराया गया। और इनका सेनापति था जो मीर बाकी, इसने एक बड़ी मस्जिद का अयोध्या में एक बड़ी मस्जिद बनवाई, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। और बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण कराया, जिसे नूर-ए-अफगान कहा गया, और इसे वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। चारबाग शैली का प्रयोग भी बाबर ने किया था। बाबर की मृत्यु, तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी, लगभग 48 वर्ष की उम्र में। 48 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो गई थी। देखिए, मृत्यु के पश्चात आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया गया था। बाद में इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनको काबुल में दफनाया जाए। तो उसके बाद
आराम बाग से इनकी कब्र को निकालकर और कहां, काबुल में दफनाया गया। बाद में देखिए, पहले कहां, आगरा में, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, और बाद में इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें काबुल में, इनकी कब्र को काबुल में दफनाया गया। इसके बाद बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का बादशाह कौन हुआ? बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 तक इसने शासन किया। हुमायूं ने 1530 से 1556 ईस्वी तक इसने शासन किया। देखिए, हुमायूं का नाम नासिर उद्दीन मोहम्मद के, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं की माता महम सुल्तान, महम सुल्तान, और हुमायूं के पिता बाबर। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य का बादशाह हुआ। देखिए, हुमायूं के 3 भाई और थे, कमरान, अस्कान और हिंदाल। कमरान, अस्कान और हिंदाल। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। इसके भाई कमरान, मस्कान और हिंदाल थे, और इसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच में बांट दिया था, जिसे कुछ इतिहासकारों ने हुमायूं की पहली भूल बताई है। हुमायूं के द्वारा कुछ युद्ध भी हुए। हुमायूं ने कुछ प्रमुख युद्ध भी किए। हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 में कलिंजर पर आक्रमण किया, जहां का राजा कौन था? रुद्रदेव था। हुमायूं ने उसे हराकर दुर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था, दुर्ग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रुद्रदेव से संधि होने के बाद वह दुर्ग पर बिना अपना अधिकार किए वहां से अपनी सेना हटा दी थी उसने। और कुछ इतिहासकारों ने इसे हुमायूं की दूसरी सबसे बड़ी भूल कही है। बाबर के समय में ही मुगल के सबसे बड़े शत्रु अफगानी थे। जब बाबर का शासनकाल था तो उसी समय में मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े शत्रु कौन थे? अफगानी थे। इसलिए हुमायूं ने 1532 ईस्वी में, देखिए 1531 ईस्वी में इसने कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर पर आक्रमण किया, जहां का राजा कौन था? रुद्रदेव। जहां का राजा रुद्रदेव था, और हुमायूं की विजय हुई थी। हुमायूं ने विजय प्राप्त करके कलिंजर पर अपना कब्जा कर लिया था। बाद में इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी, जिससे इसने अपने सैनिक हटा लिए थे वहां से। और देखिए, बाबर के समय में मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अफगानी थे। तो इसलिए हुमायूं ने 1532 ईस्वी में शेरखां पर हमला किया। शेरखां पर हमला किया और इसने 1532 ईस्वी में शेरखां पर हमला किया था। यह युद्ध दोहरिया नामक स्थल पर हुआ था। दोहरिया नामक स्थल पर हुआ था। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। ये जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? महमूद लोदी ने किया था, जिसमें अफगानों की पराजय हुई थी और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। हुमायूं की विजय हुई थी। तो जो 1531 में कलिंजर पर इसने आक्रमण किया था उसमें भी हुमायूं की विजय हुई थी, और जो 1532 में दोहरिया स्थान पर युद्ध लड़ा गया था उसमें भी इसकी विजय हुई थी। इसके बाद इसने चुनार किले पर हमला किया और वह चुनार किला अपने कब्जे में ले लिया।
चुनार किले पर इसने हमला किया था और उस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय अफगानी मूल शासक शेर खां का किला था, वो जो चिनार का किला था वह अफगानी मूल शासक शेर खां का किला था और शेर खां ने हुमायूं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके कारण हुमायूं ने किला वापस दे दिया था। देखिए इसने चुनार पर हमला किया और उस चुनार के किले को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय चुनार के किले का शासक कौन था? शेर खां। और शेर खां ने आत्मसमर्पण कर दिया था हुमायूं के सामने और हुमायूं की अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी, जिसके कारण हुमायूं ने यह किला शेर खां को वापस दे दिया था। इसी बीच चित्तौड़ की रानी और राजमाता कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी और गुजरात के शासक बहादुर शाह से बचाव की गुहार लगाई। देखिए जो बहादुर शाह था बहुत शक्तिशाली राजा था और उसी से बचाव के लिए गुहार लगाई थी। किसने? चित्तौड़ की रानी और राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर। बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था। पहले ही मालवा 1531 में, देखिए यह 1531 में पहले ही मालवा पर अधिकार कर चुका था और 1532 में इसने रायसीन पर अधिकार कर लिया था और सिसोदिया वंश के शासकों को पराजित करके चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति से हुमायूं पहले से ही परेशान था। 1535 ईस्वी में हुमायूं, देखिए अब 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध हुआ। बहादुर शाह के बीच में युद्ध हुआ। 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में मंदसौर में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। हुमायूं की जीत ज्यादा दिन तक नहीं रही थी। शीघ्र ही बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात और मालवा को अपने कब्जे में ले लिया था। उसने दोबारा आक्रमण करके गुजरात और मालवा को अपने कब्जे में ले लिया था। किसकी सहायता से? पुर्तगालियों की सहायता से। ये चुनार पर हमला किया था हुमायूं ने और चुनार को अपने कब्जे में ले लिया था और शेर खां ने आत्मसमर्पण कर दिया था हुमायूं के सामने। दोबारा शेर खां की शक्ति बढ़ने लगी थी और फिर हुमायूं ने 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ के किले पर हमला किया। आप देखिए 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ किले पर फिर से हुमायूं ने हमला किया। चुनार किले पर हुमायूं ने 1538 में फिर से हमला किया और विजय प्राप्त की। इसके बाद 1538 में हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण कर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य कर लिया था। 1538 ईस्वी में बंगाल पर इसने आक्रमण किया और अपने अधिकार में कर लिया था। वहां से वापस आते समय 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कर्मनाशी नदी के मैदान नामक स्थान पर चौसा का युद्ध लड़ा गया, जो हुमायूं का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। देखिए हुमायूं के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जैसे चौसा का युद्ध। देखिए जब इसने बंगाल पर आक्रमण किया और अपना शासन बंगाल पर किया, बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद वापस आते समय 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कर्मनाश नदी के पास चौसा नामक स्थान पर चौसा का युद्ध लड़ा गया। देखिए चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी
भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ कर्मनास नदी के पास में, चौसा नामक स्थान पर, जिसे चौसा नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह पराजय हुई थी। हुमायूं बुरी तरह हार गया था, जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद जो अगला युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, देखिए जो अगला युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध या फिर कहें बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। यह युद्ध भी हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी शेर खां की जीत हुई थी। हुमायूं इस युद्ध में भी पराजय हुआ था। एक बार फिर दिल्ली पर अफगानों का शासन स्थापित हुआ। इस युद्ध के बाद एक बार फिर से दिल्ली पर अफगानों का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद देखिए जब यह युद्ध हुआ तो बुरी तरह पराजित होने के बाद, पराजय हुआ जब यह बुरी तरह, तो कुछ समय बाहर रहा और विपदा के समय में हुमायूं को अमरकोट के राजा बीरसाल ने संरक्षण प्रदान किया। यहीं पर हुमायूं की पत्नी बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अकबर रखा गया और यह आगे चलकर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक बना। जब हुमायूं विपदा में था तो उस समय इसको किसने संरक्षण प्रदान किया? अमरकोट के राजा वीरसाल ने। वीरसाल जो कहां के राजा थे? अमरकोट के राजा थे। इन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया और इन्हीं के यहां हुमायूं की पत्नी बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अकबर रखा गया और यह आगे चलकर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक बना। हुमायूं के द्वारा दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की गई थी। हुमायूं ने एक नगर की स्थापना की थी जिसे दीनपनाह नाम दिया गया था। हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की थी। अब देखिए हुमायूं की मृत्यु। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई? 27 जनवरी 1535 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 27 जनवरी 1535 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। दीनपनाह नगर की जो स्थापना की थी, दीनपनाह नामक नगर किसने जो स्थापना की थी, उस दीनपनाह नगर में शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे दिल्ली में दफनाया गया था। हुमायूं को कहां दफनाया गया? दिल्ली में। हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया था। मुगल साम्राज्य, आज हमने मुगल साम्राज्य को डिस्कस किया। मुगल साम्राज्य के दो शासकों को हमने डिस्कस किया। बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और उसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद जो अगला शासक हुआ हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था, उसके बारे में भी आज हमने डिस्कस किया और आगे हम मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में डिस्कस किएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।